वेलकम स्टूडेंट्स। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। असाइनमेंट प्रॉब्लम पे ही आज मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शंस ऑन असाइनमेंट प्रॉब्लम। रिस्ट्रिक्शंस ऑन असाइनमेंट प्रॉब्लम ये क्या होता है, ये इसको आप लोग देखिए। इन रिस्ट्रिक्शंस ऑन असाइनमेंट प्रॉब्लम समटाइम्स इट्स में सो हैपन that a particular resource, man or machine, cannot be assigned a particular activity or jobs. Restrictions on assignment problem में sometime ऐसा भी होता है कि किसी रिसोर्स मीन्स मैन, मशीन, पर्सन को कोई काम असाइन नहीं होता है। किसी पर्सन को कोई काम असाइन नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर ना? तो इस केस में हम क्या करेंगे? किसी पर्सन को, मशीन को, मैन को अगर कोई जॉब एक्टिविटी असाइन नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे? जबकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ईच मैन शुड बी असाइन ईच जॉब, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी मैन, मशीन और पर्सन को कोई काम असाइन नहीं होता है। ठीक है ना? तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इन सच केसेस द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी बाय अ पर्टिकुलर रिसोर्स इज कंसिडर्ड टू बी वेरी लार्ज सो एज टू प्रोहिबिट द एंट्री ऑफ दिस पेयर ऑफ रिसोर्स एक्टिविटी इनटू द फाइनल सॉल्यूशन। ऐसे केस में क्या करते हैं? जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें क्या होता है, या तो डैश लिखा होता है या फिर क्रॉस लगा होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शंस का है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो डैश या क्रॉस की जगह पे हम या तो कैपिटल एम डिनोट कर लेते हैं या फिर इन्फिनिटी डिनोट कर लेते हैं। एम और इन्फिनिटी को क्रॉस या डैश के प्लेस पे हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। इसका कैलकुलेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एम और इन्फिनिटी जो भी आप असाइन करेंगे डैश और क्रॉस के प्लेस पे, इन दोनों में से किसी का भी कैलकुलेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसे जस्ट लाइक फिल करने के लिए हम क्या करते हैं? टेबल में लिखते हैं। इसका कोई इन्वॉल्वमेंट कैलकुलेशन में नहीं होता है। ये इसके असाइन करने से सॉल्यूशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? इस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मैं जो हूँ पढ़ता हूँ। क्वेश्चन देखिए आप लोग। कंसीडर अ प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग 4 persons टू 4 tasks। क्या करना है? 4 persons में 4 टास्क असाइन करना। क्लियर? The time in hours required to complete the task is given below। ये दिया हुआ है ABCD टास्क्स हैं, 1 2 3 4 क्या पर्सनस हैं। ठीक है ना? टास्क 4 हैं, पर्सनस 4 हैं। क्लियर? पर्सन 1 को टास्क ए असाइन है, इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ दिए हुए हैं। क्लियर ना? बट यहाँ पे क्या है, पर्सन 2 को टास्क ए असाइन नहीं हुआ है और पर्सन 3 को टास्क बी असाइन नहीं हुआ है। क्लियर ना? नीचे लिखा हुआ है इसमें क्लियरली क्वेश्चन में, पर्सन 2 कैन नॉट बी असाइंड टास्क ए एंड पर्सन 3 कैन नॉट बी असाइंड टास्क बी। ठीक है ना? फाइंड ऑल द ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल्स का मतलब ये हुआ कि इसमें एक से ज़्यादा असाइनमेंट शेड्यूल्स हो सकता है। तो हमें क्या करना है? एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। बस यहाँ पे ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल्स हो सकता है, मे बी कि एक से ज़्यादा असाइनमेंट शेड्यूल इसमें हो सकता है। क्लियर ना? अब इसके आगे इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। सिंस इट इज़ अ बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम एज द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स और इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स? तो गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स क्या है? बैलेंस्ड है, तो इसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर ना? ओके स्टूडेंट्स, अब इस टेबल को क्या है?
मैं फिर से बना रहा हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4756, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग एक बार। जो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 4756-874-3-5366642, जो डैश दिया हुआ है इसमें हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। यहाँ भी क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। m लिखिए या फिर इन्फिनिटी लिखिए। तो मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ, m लिख रहा हूँ। m 8 7 then 4 3 m 5 3 6 6 4 2। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, जो कॉस्ट मैट्रिक्स दी हुई है उसमें जहाँ डैश था वहाँ पे मैंने m लिख दिया, m कंसिडर कर लिया। क्लियर ना। मैंने इससे पहले कहा कि m के इंट्रोडक्शन से इस टेबल पे या कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, रो डिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रो डिडक्शन के लिए क्या करते हैं, रो वाइज स्मॉलेस्ट वैल्यू को चूज़ करते हैं। रो वाइज स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 4। रो वाइज स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, ठीक है। इसमें 4 कंसिडर कर लेता हूँ। क्लियर ना। अब दूसरे में क्या है, रो वाइज स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, अगेन 4। थर्ड में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 3। फोर्थ में क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू, 2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, रो डिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रो डिडक्शन से पहले क्वेश्चन ने बताया था कि हम लोग रो डिडक्शन किस तरह से करते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ऑल वैल्यू से क्या करना है, 4 में से माइनस करना है। 7 - 4, 5 - 4, 6 - 4। क्लियर। m पे क्या होगा, मैंने कहा कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो m को एज इट इज हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्लियर। 8 - 4, 7 - 4, 4 - 4। क्लियर। 3 - 3 m ऐसे लिख लेंगे एज इट इज़। 5 - 3, 3 - 3। क्लियर ना। 6 - 2, 6 - 2, 4 - 2, 2 - 2। क्लियर। इससे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वैल्यूम लिख लेंगे। क्लियर ना। जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ क्या आएगा, 0 3 1 2 m 4 3 0 0 m 2 0 4 4 2 0। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, कॉलम डिडक्शन करेंगे। तो कॉलम डिडक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम वाइज स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज़ करना पड़ेगा। कॉलम वाइज स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज़ करना पड़ेगा। क्लियर। फर्स्ट कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैं 0 को ले लेता हूँ। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट में 3। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 1। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 0। क्या करेंगे, 0 - 0, m पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0 - 0, 4 - 0। क्लियर ना। 3 - 3, 4 - 3, 4 - 3। क्लियर ना। 1 - 1 0, 3 - 1, 2 - 1, 2 - 1। क्लियर। 2 - 0, 0 - 0, 0 - 0। क्लियर। तो सारे वैल्यूज़ में से क्या करना है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा वैल्यू हमारे पास, जो कॉलम डिडक्शन के बाद आ जाएगा 0 0 0 2। क्लियर ना। m 1 2 0 0 m 1 0 4 1 1 0। क्लियर। मेरे ख्याल को समझ आ गया होगा हमने इसमें क्या किया, रो डिडक्शन हो गया, कॉलम डिडक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, जॉब असाइन करेंगे। क्लियर ना। अब रो वाइज देखते हैं। रो वाइज देखा, मोर देन 1 0 है, कोई असाइनमेंट नहीं होगा। सेकंड कॉलम में जाइए, सेकंड रो में सिंगल 0, तो क्या हो जाएगा, इसमें जॉब असाइन हो जाएगा। क्लियर ना। ऐसे हम क्या करेंगे,
कॉलम वाइज डिलीट कर देंगे। क्लियर? तो हमने क्या कर लिया, इसमें हमने जॉब असाइन कर लिया। क्लियर? इसमें जॉब असाइन नहीं हुआ है। थर्ड में जाइए, थर्ड में कितना है, सिंगल ज़ीरो है, तो क्या हो सकता है, असाइन हो सकता है जॉब। ये कॉलम वाइज क्या किया, इसको हम डिलीट कर दिया। क्लियर? अब इसमें हमने क्या किया, इसका भी काम कर लिया हमने। फोर्थ रो नो ज़ीरो, तो इसमें कोई असाइनमेंट नहीं होगा। क्लियर ना? तो इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने कि जिस रो में सिंगल ज़ीरो होगा उसी में जॉब असाइन होगा। अगर एक से ज़्यादा ज़ीरो होगा तो जॉब असाइन उस कॉलम या उस रो में नहीं होता है। क्लियर ना? तो हमने क्या रो वाइज कंप्लीट कर लिया, अब कॉलम वाइज कंप्लीट करेंगे। कॉलम वाइज में क्या, कॉलम ए क्या है, ऑलरेडी डिलीटेड है, और डी ऑलरेडी डिलीटेड है। बी और सी को देखेंगे, बी में क्या है, सिंगल ज़ीरो है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जॉब असाइन हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, रो वाइज से कैंसिल कर देंगे। क्लियर? अब इसमें कोई ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब इसमें असाइनमेंट नहीं हुआ। अब आप देखिए कि फर्स्ट रो में असाइनमेंट हो गया, सेकंड रो में असाइनमेंट हो गया, थर्ड रो में असाइनमेंट हो गया, फोर्थ रो में कोई असाइनमेंट नहीं है। फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट है, सेकंड कॉलम में असाइनमेंट है, थर्ड कॉलम में कोई असाइनमेंट नहीं, डी में एक असाइनमेंट। इसका मतलब क्या है, ये हमें अभी आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला है। क्लियर ना? तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ लाइन्स, नंबर ऑफ़ लाइन्स कितने लाइन ड्रॉ किए हमने, since number of lines is not equal to number of rows। क्लियर ना? देखिए मैंने एक लाइन ये ड्रॉ किया, एक लाइन ये ड्रॉ किया, ठीक है, एक लाइन ये ड्रॉ किया, 3 लाइन्स। क्लियर ना? 3 लाइन्स हैं, रो कितने हैं, 1 2 3 4, ये अनइक्वल हुआ। इसका मतलब कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें नहीं मिला। क्लियर ना? या दूसरे के भी देख सकते हैं कि मैंने कितने जॉब असाइन किए, 1 2 3, ठीक है ना? तो अगर ये 4 असाइनमेंट होगा तो इक्वल हो जाएगा। असाइनमेंट कितने, 3 है, और रो कितने, 4 है। ऐसे भी क्या है, ये अनइक्वल है, इसलिए क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नॉट फाउंड, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नॉट फाउंड। क्लियर ना? अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं 1 2 m 1 1 1, अनकवर्ड एलिमेंट को देखते हैं। अनकवर्ड एलिमेंट में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अनकवर्ड एलिमेंट में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू को, फिर उसको उस पर आगे हम ऑपरेशन करेंगे। क्लियर ना? मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट क्या है, 1 1 2 1 1 1, m को कंसिडर नहीं करना है। क्लियर ना? तो 1 2 1 1 1 में स्मॉलेस्ट वैल्यू 1। क्लियर ना? अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे ऐड होगा, और अनकवर्ड एलिमेंट में माइनस होगा। इस मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट को अनकवर्ड एलिमेंट के साथ माइनस करना है, अनकवर्ड एलिमेंट के साथ माइनस करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस पे प्लस करना है, और बाकी किसी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है ना? यहाँ पे जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइन ऐड हो जाएगा, बाकी किसी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। जो वैल्यू लाइन पे है उस पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस पे वैल्यू को ऐड करना होता है, अनकवर्ड एलिमेंट में मिनिमम वैल्यू को माइनस करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्या बताया था मैंने कि जहाँ पे इंटरसेक्टिंग है वहाँ प्लस होगा, और जहाँ पे अनकवर्ड एलिमेंट्स में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 0 0 3 m 0 1 0 0 m 0 0 4 0 0 0। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जॉब असाइन करेंगे। इसमें कितने ज़ीरो हैं, 2, नो जॉब असाइन। इसमें कितने ज़ीरो हैं, 2, नो जॉब असाइन। थर्ड में कितने, 3 ज़ीरो हैं, नो जॉब असाइन।
यहाँ पे 3 ज़ीरो है, कोई जॉब असाइन नहीं होगा, तो रो वाइज कोई जॉब असाइन नहीं होगा। अब हम कॉलम वाइज देखते हैं। कॉलम वाइज देखिए तो कितने सिंगल ज़ीरो हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉब असाइन हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, रो वाइज कैंसिल कर देंगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? अब देखिए हमने कॉलम वाइज ये हमने कंप्लीट कर लिया। क्लियर ना? ये इसका काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें देखिए कितने 3 ज़ीरो हैं, नो असाइनमेंट। इसमें कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो, नो असाइनमेंट। कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो, नो असाइनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर मैं रो रिडक्शन करना चाहूँगा तो क्या आएगा वो देखिए। यहाँ पे इसमें क्या है, मिनिमम एलिमेंट क्या, ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो है। क्लियर ना? इसमें भी ज़ीरो है। क्लियर? और अगर मैं इसको फिर से रो रिडक्शन या कॉलम रिडक्शन करूँगा तो यही टेबल आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि ज़ीरो सब सारे कॉलम्स में, सारे रोज़ में ज़ीरो हैं। ठीक है ना? अगर सारे रोज़ सारे कॉलम में ज़ीरो आ जाता है तो हम टेबल को रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन करेंगे तो वही टेबल निकल के आएगी। क्लियर ना? ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कुछ और मेथड अप्लाई करेंगे। क्लियर ना? यहाँ जो मेथड अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, उसको हम कहते हैं डायगोनल रूल। क्या कहेंगे, डायगोनल रूल यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, डायगोनल रूल यूज़ करेंगे। क्लियर ना? अगर आपके ये कैसे डिसाइड करना है वो आपको समझना ज़रूरी है। अगर हर एक रो और हर एक कॉलम में अगर ज़ीरो आ जाता है, वैसे केस में डायगोनल रूल यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, वैसे केस में डायगोनल यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हम फिर से अगर रो रिडक्शन रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन करेंगे, यही टेबल फिर आ जाएगी। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे हम रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन नहीं करेंगे। इफ़ एवरी रो एंड एवरी कॉलम हैज़ ज़ीरो एंट्रीज देन वी यूज़ डायगोनल रूल। ओके स्टूडेंट्स, अब डायगोनल रूल यूज़ कैसे करते हैं वो देखिए इसमें आप। ठीक है ना? अब ये देखिए कि डायगोनल रूल का मतलब ये होता है कि जैसे ज़ीरो को कंसिडर करना है, ये ऐसे डायगोनल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, डायगोनल बनना चाहिए। क्लियर ना? या ऐसे भी ले सकते हैं आप, ऐसे, बट ऐसे नहीं ले सकते हैं। क्लियर ना? डायगोनल में ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। क्लियर? तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतना आप क्या कर सकते हैं, इसमें ले सकते हैं। क्लियर ना? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस एलिमेंट को, इस ज़ीरो को मैंने कंसिडर किया। क्लियर ना? पहले आप देख लीजिए कि डायगोनल एलिमेंट है कि नहीं है। इसका डायगोनल ये है तो मैंने इसका इसके साथ लिया है। क्लियर ना? ये आपको देख लेना पड़ेगा पहले, या इसके साथ ले सकते हैं आप। क्लियर? तो मैंने इसको इसके साथ लिया डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है ना? तो इसका इसके साथ लिया, तो अब क्या है, रो वाई असाइन कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, रो वाई असाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से सी को कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे, सी को कैंसिल कर देंगे। क्लियर ना? अब आ जाइए आप, हमें क्या मिला अभी, 1 का क्या मिला, सी मिला। क्लियर ना? अब आप देखिए मैंने इसके साथ इसको लिया था, तो अब ये यहाँ पे क्या असाइनमेंट हो जाएगा। क्लियर ना? और ये क्या हो जाएगा, फिर ऐसे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाइए आप, तो अब यहाँ पे 3 का ए हमें मिल चुका ऑलरेडी, 3 का ए मिल चुका है, 1 का सी मिल गया, 2 का डी मिल गया। फिर अब आइए आप 4th पे, रो वाइज देखिए। इसमें आप रो वाइज कितने एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट। रो वाइज देखिए सिंगल एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जॉब असाइन हो सकता है। और इसमें क्या कर सकते हैं, रो वाइज किया है, कॉलम वाइज क्या करें, कैंसिल करते हैं। क्लियर ना? मैंने कितने लाइन ड्रॉ किए, 1 2 3 4, रोज कितने हैं, 1 2 3 4। क्लियर? इससे हमें क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। क्लियर ना? अब स्टूडेंट्स ये भी देखिए, इसका जो है, इसको हम दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। 1 0 0 3 M 0 1 0 0 M 0 0 4 0 0 सॉरी देन 0। क्लियर ना? अब हमें क्या करना है, क्योंकि ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल्स पूछा है, तो हो सकता है इसके आगे पॉसिबिलिटीज़ हो। सेम कंडीशन, इसमें हमने असाइन, इस पर 2 0 का असाइनमेंट नहीं, सेकंड में 2 0 कोई असाइनमेंट नहीं, थर्ड में 3 0 कोई असाइनमेंट नहीं, फोर्थ में 3 0 कोई असाइनमेंट नहीं, रो वाइज कोई असाइनमेंट नहीं हुआ। क्लियर ना? कॉलम वाइज आइए, 1 0 यहाँ पे है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये असाइनमेंट हो जाएगा। क्लियर ना? तो
कॉलम वाइज ये हो गया, तो कॉलम वाइज क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक, ओके स्टूडेंट्स। अब वो क्या करना है आपको, इस पे आइए, 3 0 कोई असाइनमेंट नहीं, इस पे आइए 3 0 कोई असाइनमेंट नहीं, 2 0 कोई असाइनमेंट नहीं, इसमें 2 0 कोई असाइनमेंट नहीं। क्लियर। अब क्या करना है आपको, हमें इस वक्त फ़िलहाल में क्या मिला है, 3 का ए मिला है हमें, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, बताया था मैंने। इसको अगर लेते हैं हम लोग, किसको, बी को लेते हैं, तो इसको यहाँ भी ले सकते हैं आप। देखिए इसके डायगोनल यहाँ भी हो सकता है, इसका डायगोनल यहाँ भी हो सकता है, इसका डायगोनल यहाँ भी हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बी को यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, और कैसे कैंसिल करेंगे, रो वाइज ले रहे हैं, कॉलम वाइज क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर ना। तो इसके साथ मैंने किसको लिया है, इसे लिया है। क्लियर ना। तो इसे हम क्या करेंगे, जॉब असाइन कर देंगे। क्लियर ना। और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। क्लियर। अब क्या बचा, इस रो में कितने ज़ीरो हैं, सिंगल ज़ीरो, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये असाइन हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब असाइनमेंट लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए पर्सन्स 1 2 3 4 और टास्क्स, देखना कि टास्क किसको क्या मिला। क्लियर ना। तो मैं पहले इस वाले का आपको करके बताता हूँ, इस वाले का, ठीक है ना। इसमें क्या रहा वो देखिए आप, 1 का क्या आ रहा है, सी, 2 का क्या आ रहा है, डी, 3 का ए, 4 का बी। क्लियर, समझ रहे हैं। वन पर्सन को कौन सा जॉब मिलेगा, सी, 2 को क्या मिलेगा, 2 को क्या मिलेगा, डी, 3 को क्या मिलेगा, ए, 4 को क्या मिलेगा, बी। ठीक है। इस केस में देखिए, इस केस में देखिए 1 को क्या मिला, बी, 2 को क्या मिला, डी, 3 को ए मिला, 4 को सी मिला। क्लियर ना। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपको असाइनमेंट को दिए ख्याल रखें, डायगोनल ज़ीरो होना कंपलसरी है। क्लियर ना। तो इसके केस में स्टूडेंट्स जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगा, 1 को क्या मिला टास्क, पहले केस में सी, 2 को क्या मिला, डी, 3 को क्या मिला, ए, 4 को क्या मिला, बी। टाइमिंग क्या है इसकी, 5 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स एंड 6 आवर्स। टोटल क्या हो जाएगा, 18 आवर्स। एक तो आपका ये आंसर आ गया। क्लियर ना। अब आगे देखिए, पर्सन 1 2 3 4, सेकेंड केस में क्या मिला, 1 को क्या मिला, बी मिला, 2 को क्या मिला, डी मिला, 3 को क्या मिला, ए मिला, 4 को क्या मिला, सी मिला। इसकी टाइमिंग क्या है, 7 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स एंड 4 आवर्स इज इक्वल टू 18 आवर्स। ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का ये एक रिजर्व, या ऐसे आप कह सकते हैं कि रेयरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मैं इसे फिर से आपको समझाने में पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा मैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में अपनी क्वेरी ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।